हाय स्टूडेंट, सॉरी हम एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 के एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। मतलब ये जो चार स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है इस रिएक्शन को लेके। ठीक है, पहले हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। PbO प्लस कार्बन गिव राइज टू Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे कार्बन जो है इसका ऑक्सीडेशन 0 है, लेड का ऑक्सीडेशन +2 है लेड ऑक्साइड में। यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे कार्बन का +4 है। तो हम रिडक्शन कब बोलेंगे? जब ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो जाएगा या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एलिमेंट कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, लेड ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होके यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया लेड में, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो गया, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया। यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन गेन करा है। देखो ना, कार्बन ऑक्सीजन गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड तो हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो गया। कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन गेन करके तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ना। तो ये जो चार स्टेटमेंट है, अभी हम इसको देखते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, यहाँ पे थोड़ी ना लेड रिड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। हाँ, रिडक्शन हो रही है लेकिन लेड ऑक्साइड का रिड्यूस हो रहा है। लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लेड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जो लेड ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर लेड में कन्वर्ट हो गया। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। किस में हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज गलत। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस, तो ठीक है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ, यह तो लेड ऑक्साइड लेड में कन्वर्ट हो रही है ना, तो ओबियसली यहाँ पे लेड ऑक्साइड ही रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये भी राइट है। तो अभी हम इस चारों में से गलत स्टेटमेंट को ढूंढेंगे। तो ए और बी हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर आ गया ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया और हमारा प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया, फिर आयरन आ गया। तो यहाँ पे बोला है कि द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ है। यहाँ पे ये चारों जो ऑप्शन है, इसमें से ये रिएक्शन किसकी एग्जाम्पल है? पहले हम एक एक रिएक्शन के बारे में जानते हैं। पहले हम कॉम्बिनेशन के बारे में जाएंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है अगर किसी दो रिएक्टेंट हमारा कंबाइन करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट कंबाइन करके, सॉरी दोनों मॉलिक्यूल हमारा कंबाइन करके हमारे कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज़ NH3 अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो ये दोनों यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या है? इसकी ऑपोजिट है। डिकम्पोजिशन इसकी ऑपोजिट है। जैसे कि हम अमोनिया ले जाएंगे, अमोनिया को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगी, दैट इज़ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। मतलब एक रिएक्टेंट से हम दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रही है डिकम्पोज है होके। तो अमोनिया का यहाँ पे क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया और हमें नाइट्रोजन मिल गया और हाइड्रोजन मिल गया, दैट इज़ द डिकम्पोजिशन। फिर हम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर अभी हम एक रिएक्शन लेंगे, जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया प्लस जिंक हो गया, अभी हम जिंक सल्फेट मिल गया, फिर कॉपर हो गया।
तो अभी क्या हुआ, हम यहाँ पे एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट लेंगे और मोर रिएक्टिव। अभी जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है दैन दैट ऑफ कॉपर। तो ये जिंक क्या किया, एक कॉपर की जो कंपाउंड थी उससे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक एलिमेंट के हम कंपाउंड लेंगे और दूसरी को हम उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ले जाएंगे, तो वो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो दूसरी एलिमेंट के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करके उसकी जो सॉल्यूशन में जाके रिएक्ट करके वो अपनी कंपाउंड बना देगी। यहाँ पे देखो जिंक सल्फेट बन गई और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ है, लाइक डबल हो जाएगा, उसकी मॉडिफिकेशन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मॉडिफिकेशन है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट, तो हमारा ये चीज़ क्या हुआ, बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सब इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं किया है, जैसा आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे बेरियम क्या किया, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना दिया। फिर सोडियम क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और आयरन आ गया। दैट मीन्स एल्यूमिनियम यहाँ पे मोर रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया उसकी अपनी सॉल्यूशन से। तो एल्यूमिनियम आयरन को आयरन ऑक्साइड से उसको डिस्प्लेस कर दिया, करके उसका आयरन फॉर्म कर दिया और वो खुद का एक ऑक्साइड फॉर्मेशन कर दिया, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, एल्यूमिनियम आयरन का डिस्प्लेस कर रहा है, so that's why this is the displacement reaction. तीसरी क्वेश्चन, so what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer. इसको समझते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। क्या हुआ, आयरन के साथ हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे जो कि डाइल्यूट है। तो इससे हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, आयरन क्लोराइड होगा, इसको हम आयरन क्लोराइड बोलेंगे। और हमारा क्या बचा, हाइड्रोजन बच गया रिएक्टेंट में, तो H2 गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हम हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। पहले आप इसको पॉज करके लिख लेना, लेकिन मैं पहले समझा देती हूँ। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, मतलब है ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, यहाँ पे हम लिख दिए रिएक्टेंट, फिर यहाँ पे हम लिख दिए प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एटम है ना, रिएक्टेंट में जो एटम है और प्रोडक्ट पे जो एटम है, दोनों को हम इक्वल करेंगे, दैट इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। सो ये क्यों होता है, ये लॉज ऑफ मास एक्शन के वजह से होता है, ठीक है। ये लॉज ऑफ मास एक्शन की वजह से ये चीज़ होती है। लॉज ऑफ मास एक्शन क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मास एक्शन बोलती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और मास को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ मास की ट्रांसफ़र हो सकती है। और अगर एक चीज़ की ट्रांसफ़र होगी तो उसकी बैलेंस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे N2 + H2 गिव राइज टू NH3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बैलेंस है क्या, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। 2N 2H 1N 3H। तो
ये बैलेंस नहीं हुआ है। इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 पर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6h आ गया, ये 2n हो गया, यहाँ पे भी 2n हो गया प्लस 6h भी हो गया, 3h था और 2 मल्टीप्लाई होकर 6h हो गया। तो ये अभी बैलेंस्ड हो गया। तो अभी हम आटम का इक्वल मिल गया हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। लेकिन अगर उसका मास का देखेंगे तो सम ऑफ द रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है उनकी मास की सम हमारे प्रोडक्ट के साथ इक्वल होनी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन का मास क्या है, 714 है नाइट्रोजन का मास, मतलब एटॉमिक नंबर उसका 7 है और मास नंबर 14 है। फिर हाइड्रोजन का होता है 1H1, ठीक है। तो अभी हम इसमें इस रिएक्शन में अगर इसका मास देखने का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14 में तो आ गया 28। हाइड्रोजन का कितना आ गया, 6 हाइड्रोजन है, 6H है, तो 6H मतलब 6 हो गया, तो 28 प्लस 6 हो गया, तो ये हो गया 34। अभी प्रोडक्ट साइड में देखेंगे NH3 का कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। NH3 में क्या क्या चीज़ है, ए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 1N है और 3H है, तो 1N का मास है मतलब नाइट्रोजन का है 14 है, तो 14 प्लस 3 हाइड्रोजन, 3 × 1, तो ये हो गया कितना 17। इस 17 हमारा 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई किए, तो 2 × 17 × 2 हो गया अगेन 34। देखो प्रोडक्ट का भी 34, रिएक्टेंट भी 34, तो यहाँ पे मास का भी बैलेंस हो गया ना। सो दैट इज़ द आंसर। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। जैसे कि मैंने ये सॉल्व कर लिया नाइट्रोजन वाला, ये वाला, तो वो बोले हाइड्रोजन गैस कंबाइन किया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया, फिर हमारा अमोनिया फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, मैंने पहले ही बैलेंस कर लिया था, तो अभी वही चीज़ हम यहाँ पे 3H2 कर लेंगे, फिर यहाँ पे 2NH3 होगा, ठीक है, ये बैलेंस्ड हो गया। फिर दूसरी क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे लिखेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड को, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन होगा और सल्फर होगा। हाइड्रोजन का तो 1 है, सल्फर का आ गया 2 आ गया, तो अभी क्रिस्कस हो गया, तो आ गया H2S, ठीक है। तो यहाँ पे हम H2S लिख लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन अभी हम लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस बर्न्स इन एयर में बर्न किया, तो एयर में तो बहुत सारी गैसेस है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और नाइट्रोजन अगर लिखेंगे यहाँ पे, तो नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर में इनर्ट होती है, तो इनर्ट का मतलब है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम मोर कंसिडर हम ऑक्सीजन को करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन का अमाउंट भी हम एयर में लिखेंगे तो ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिखेंगे, बर्न्स हो गया एयर में, फिर हमें मिला क्या, हमें मिला वाटर और हमें मिला क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर का तो फॉर्मूला आप लिख सकेंगे, मैं फिर भी बता दे रही हूँ। वाटर आ गया H और ऑक्सीजन, यहाँ पे ये एक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे आ गया ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये आ गया H2, ठीक है। फिर यहाँ इस तरह हम सल्फर डाइऑक्साइड लिखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे लेंगे कि सल्फर आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, सल्फर का आ गया +4 एंड ऑक्सीजन आ गया 2, तो ये प्लस नहीं लेंगे, मतलब साइन यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 4 है और ये 2 है, तो ये +4 हो गया, ये -2 हो गया, तो ये एक कैंसिल होके आ गया SO2, ठीक है। यहाँ पे -2, ये +4 है, यहाँ पे +2 कट जाएगा, तो ये आ गया SO2, ठीक है। तो ये रिएक्शन आ गया, इसको हम अभी बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2O है, ये 2O है, यहाँ पे 3O है, यहाँ पे 2O है और यहाँ पे 3O है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2O है।
तो यहाँ पे 3O हो गया, यहाँ पे 2O हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ही सिर्फ इम्बैलेंस हुआ है, लेकिन यहाँ पे सल्फर का देखो 1s 1s 2H 2H। तो अभी हम इसका बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम अगर 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अभी हाइड्रोजन का इम्बैलेंस हो गया। तो अभी हम हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 करेंगे। यहाँ पे 4H हो गया रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी 4H हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया। अभी रिएक्टेंट साइड में 2S हो गया, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2S हो गया। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना आ गया, यहाँ से 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। तो टोटल प्रोडक्ट साइड से हमें 6 ऑक्सीजन मिल गया। तो 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में मिल गया। ठीक है, तो अब अभी हम यहाँ पे कितनी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। सो दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है बैलेंस्ड इक्वेशन, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बेरियम क्लोराइड reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate। ठीक है, बेरियम क्लोराइड उसके साथ हम रिएक्ट करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम आ गया, यहाँ पे सल्फेट आ गया। SO4 का होगा 2, एल्यूमिनियम का होगा 3। ठीक है, हमें लिखते हैं ना SO4 2 माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस होगा वो -2 होगा। तो ये यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 हो गया, तो क्रिस्क्रस हो गया, तो Al2SO4 होल 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे Al2SO4 होल 3। तो बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड, क्लोराइड का 1 आ गया, एल्यूमिनियम का 3 आ गया, ये हो गया AlCl3। ठीक है, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का इधर लिख लेंगे AlCl3। ठीक है, प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट आ गया BaSO4। ये क्यों आ गया, बेरियम सल्फेट हम लिखेंगे बेरियम सल्फेट, या इसका -2 इसका +2, +2 -2 कैंसिल हो गया, तो बेरियम सल्फेट हम इसका फॉर्मूला ये आ गया। अगर हम इसमें देखेंगे यहाँ पे 2Al है, तो इस वजह से हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 2Al हो गया। फिर यहाँ पे 3Cl और 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 6Cl हो गया। तो 6Cl हो गया, यहाँ पे कितना Cl है, यहाँ पे 2Cl है, 2Cl है ना, तो इसके वजह से हमें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे 3Ba हो गया, बेरियम 3 आ गया, तो यहाँ पे भी हमें ऑल्सो 3 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली हमें जो सल्फ़र है यहाँ पे 3 है, SO4 होल 3 हो गया, तो यहाँ पे 3SO4 है, सो अल्टीमेटली यहाँ पे भी हमें 3SO4 मिल गया। तो अभी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको पता चल जाएगी। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट आ गया, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे प्रेसिपिटेट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के एल्यूमिनियम सल्फेट था ना, अभी ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो दिस वन इज ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या हो गया, पोटेशियम मेटल लगे हम, तो उसको हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो अभी क्या फॉर्मेशन हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो और हाइड्रोजन गैस। अभी हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो वाटर से अगर वाटर को हम स्प्लिट करेंगे तो हमें मिलेगा H+ + OH-। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे 2H है और यहाँ पे 1H, तो टोटल प्रोडक्ट साइड में हमें 3H मिल रही है। ठीक है, लेकिन अगर रिएक्टेंट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2H, सिर्फ 2H मिल रही है, 2H। तो अभी हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो अगर यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो 2KOH हो गया,
तो यहाँ पे भी हमें 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2K हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी हम मुझे 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। तो अभी देखो हाइड्रोजन का ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 2 4 हाइड्रोजन। आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि एक वाटर से, अगर एक वाटर से 1H2O से मुझे 1H प्लस मिल रहा है, मतलब 1H मिल रही है और 1 OH मिल रही है, ठीक है। 1 वाटर से 1H और 1 OH मिल रही है। तो अभी अगर हमारे पास OH है और H2 है, यहाँ पे 2H आ गई है, लेकिन पहले तो हमारा अगर मतलब बैलेंस, जब बैलेंस नहीं हुआ था तब इक्वेशन क्या था, K प्लस वाटर KOH H2 था। तो एक वाटर से तो हमें एक H मिलती है और एक OH मिलती है। एक वाटर से हमें एक OH तो मिल गई है, लेकिन एक वाटर से हमें एक वाटर से हमें 2H कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2H मिल रही है, मतलब यहाँ पे भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक वाटर से हमें एक OH मिल रही है तो 2 मल्टीप्लाई करने से यहाँ से कितना OH मिलेगा, 2 OH मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 KOH हो गया, तो 2K आ गया, 2K। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली हमें 2 ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।